अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम इम्यूनोलॉजी या फिर इम्यूनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वो आज करने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एक मॉडल स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का कैसा होता है उसको हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर एंटीबॉडी को हम डिफाइन करें, अभी हम सीखेंगे, प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। मुझे नहीं पता कितना ये जो लेक्चर है वो लंबा जाने वाला है, लेकिन हम प्रॉपरली इसको सीखेंगे। तो व्हाट इज एंटीबॉडी? अगर हम सिंपली एक एंटीबॉडी को डिफाइन करें तो वो क्या है? अ टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन। क्या है हमारे पास? अ टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन। दो बातों की पता चल गई। मेड बाय प्लाज्मा सेल्स, मेड बाय प्लाज्मा सेल्स in response to a specific antigen। एक स्पेसिफिक एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारे प्लाज्मा सेल्स जो एक खास किस्म का टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। प्रीवियस जो लेक्चर है उसको रिकॉल करो। जब एक एंटीजन हमारे बॉडी में घुस गया था तो हमने क्या किया? हमारा एक बी सेल एक्टिवेट हुआ, जैसे भी हुआ पिछले लेक्चर का पार्ट है। एक बी सेल हमारे पास क्या हो गया था? एक्टिवेट हो गया था। और ये जो बी सेल है इसके ऊपर एक खास किस्म की एंटीबॉडी थी जिसपे हमारे पास एंटीजन आ गया था, एक स्पेसिफिक एंटीजन आ गया था। इस स्पेसिफिक एंटीजन के बदले में हमारा बी सेल डिफरेंशिएट कर गया था, बी सेल डिफरेंशिएशन हो गई थी और हर सेल अब कन्वर्ट हो चुका था प्लाज्मा सेल में। द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ बी सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। हर बी सेल अब प्लाज्मा सेल बन गया था और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी रिलीज कर रहे थे। मिलियंस ऑफ द एंटीबॉडीज रिलीज कर रहे थे। किसके रिस्पॉन्स में? इस स्पेसिफिक एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज को रिलीज किया जा रहा था। तो वही सारी जो चीजें हैं उसको एक लाइन में हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज एन एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी इज अ tetrapeptide protein made by plasma cells। tetrapeptide प्रोटीन है made by plasma cells in response to a specific antigen, that is antibody। अब इस एंटीबॉडी का थोड़ा सा हम जो स्ट्रक्चर है वो सीखने जा रही है। तो डिफिनेशन हो गई, ठीक है। तो अब इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है उस चीज को हमने समझना है। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले दो बातें डेफिनेशन से उठाएंगे कि एक तो हमारे पास ये टेट्रापेप्टाइड है। टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या है कि इसमें प्रोटीन के 4 पेप्टाइड्स होंगे। कितने पेप्टाइड्स होंगे? 4 पेप्टाइड्स। 4 पेप्टाइड्स वाला कोई भी प्रोटीन हो उसको टेट्रापेप्टाइड बोलते हैं। और प्रोटीन है तो हमें इसकी नेचर का भी पता चल गया कि ये मतलब बात चीजें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, बात प्रोटीन्स होती हैं, बात न्यूक्लिक एसिड होती हैं और बात हमारे पास क्या होते हैं? लिपिड्स हो सकते हैं। तो उन सब में ये क्या है? हमारे पास एक प्रोटीन है। सो एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर, ये बात भी पता चल गई। तो दूसरी बात हमारे पास कि प्रोटीन है, प्रोटीन है और उसके 4 हमारे पास पेप्टाइड्स हैं। अब अगर इस एंटीबॉडी को हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करें तो मजीद एक्सप्लोरेशन से पहले इसका एक और नाम है जो कि हमें याद करना है, और वो क्या है? एक तो है हमारे पास एंटीबॉडी। क्या है हमारे पास? एंटीबॉडी, ये हो गई। और एक है हमारे पास इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास इसका इम्यूनो, क्या नाम होता है? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स दोनों नाम है, चाहे इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हो चाहे एंटीबॉडी हो, दोनों का मतलब सेम है। ग्लोब्युलिन है मतलब ये ग्लोब्युलर प्रोटीन है। क्या हमारे पास? ग्लोब्युलर प्रोटीन है। एक फिब्रस प्रोटीन्स होते हैं दागों की शक्ल में, एक थोड़े गोल गोल से होते हैं जिसको ग्लोब्युलर प्रोटीन, जो कि खास तौर पर फंक्शनल जिसका काम ज्यादा होता है, ग्लोब्युलर प्रोटीन्स। तो वहां से ये ग्लोब्युलिन आ गया है। और इम्यूनो मतलब ऐसी ग्लोब्युलर प्रोटीन्स जिनका काम इम्यूनिटी में होता है, जिनका काम इम्यून सिस्टम में होता है, तो वो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बन जाती है। या इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास? एंटीबॉडीज। क्या है हमारे पास? एंटीबॉडीज। तो इन एंटीबॉडीज को थोड़ा सा हम सीखते हैं कि भाई एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये एंटीबॉडीज टिपिकली वाई शेप्ड की होती है।
किस तरह की होती है, इनका शेप कैसे होता है, वाई शेप्ड होता है। वाई शेप्ड है तो यहाँ पे हम वाई बनाएंगे, लेकिन टेट्रा पेप्टाइड है, मतलब 4 पेप्टाइड्स हैं। उन 4 पेप्टाइड्स में से भी 2 पेप्टाइड्स हैवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हैवी। एक पेप्टाइड ये हो गया, एक पेप्टाइड ये हो गया, इसको हम बोलेंगे हैवी चेन। क्या बोलेंगे इसको, हैवी चेन बोलेंगे, ये जो 2 पेप्टाइड्स हैं। दूसरे जो 2 पेप्टाइड्स हैं वो लाइट चेन होंगे, एक ये पेप्टाइड और एक ये पेप्टाइड। ये हमारे पास क्या हुए, लाइट चेन, ये दोनों लाइट चेन हो गए। ये ब्लैक वाले दोनों क्या हो गए हमारे पास, हैवी चेन्स हो गए। अगर हम टोटल देखें तो एक चेन ये, एक चेन ये वाला, फिर एक चेन ये, एक चेन ये वाला, तो टोटल कितने हुए, 4 चेन्स। या एक पेप्टाइड ये, एक पेप्टाइड ये, एक पेप्टाइड ये और एक पेप्टाइड ये, टोटल कितने पेप्टाइड्स हुए, 4 पेप्टाइड्स हुए। 4 पेप्टाइड्स हुए, एक बात का तो हमें पता चल गया। उसके बाद ये जो पेप्टाइड्स हैं ये आपस में भी हेल्ड हुए होते हैं ना, आपस में भी जुड़े हुए होते हैं, किसी न किसी फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो है, जो 2 हैवी चेन्स है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं ड्यू टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। किसकी वजह से, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से हैवी चेन्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, और एक हैवी चेन और एक लाइट चेन वो भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं। इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड, ये वाला बॉन्ड। इसे इस बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे, ये हो गए डाइसल्फाइड बॉन्ड। दूसरी क्या बात पता चली, एक बात हमें पता चली वाई शेप्ड है। दूसरी बात पता चली इसमें 4 पेप्टाइड्स हैं, जिसमें 2 हैवी हैं, 2 लाइट हैं, या फिर 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन्स हैं। तीसरी बात क्या पता चली, ये जो चेन्स है, ये जो पेप्टाइड्स हैं एंटीबॉडी के, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं ड्यू टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ड्यू टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इतनी होप्सों की समझ आ गई है कि अभी तक हमने क्या क्या किया। उसके बाद ये वाला रीजन, कौन से वाला, ये वाला रीजन, मैं कोई और मार्कर उठा लूं। ये वाला जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है, इस रीजन को बोलते हैं हिंज रीजन। इसके आगे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंस आने वाली है, वो क्या हमारे पास ये वाला रीजन होता है, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, HINGE, हिंज रीजन। ऐसा रीजन जिसकी वजह से 2-3 चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो ये हिंज रीजन है। ठीक है, ये कौन सा रीजन हुआ, हिंज रीजन। ये बात अभी के लिए जहन में रखो, इसको आगे हम फिर काफी इंपॉर्टेंट हवाले से देखेंगे कि ये हिंज रीजन जो है वो क्या बला है। ये मैंने हटा दिया इस तरह का। अब ये जो हमारे पास एक आम एंटीबॉडी है, एक आम से हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है कि वो हमारे पास एक स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, मतलब एंटीजन उस पे आके बाइंड करता है। तो यहां पर हमने देखना है कि एंटीजन कह रहा हूं, एंटीजन जो है वो किस पोर्शन पे जाके बाइंड करेगा। तो यहां में जो जिस पोर्शन पे एंटीजन बाइंड करता है वो हमारे पास ये वाला पोर्शन होगा। कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। और इस साइड से ये वाला पोर्शन जो है, यहां पे हमारा एंटीजन जो है बाइंड करेगा। क्या करेगा, बाइंड करेगा। और बाइंड कैसे करेगा, बाइंड याद रखना, इन दोनों के दरमियान आके फंसेगा। यहां पे आया तो बाइंड नहीं कर सके क्योंकि अभी खुला है, भाग सकता है। जब एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के दरमियान आकर फंस जाएगा तो उसको हम कहेंगे बाइंडिंग। उसको क्या कहेंगे, बाइंडिंग। जैसे कि हमारे पास एक एंटीजन था और वो एंटीजन यहां आके बाइंड कर गया है। क्या कर गया है, बाइंड कर गया। तो एंटीबॉडी के इस रीजन को बाइंडिंग साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बाइंडिंग साइट बोलेंगे, क्योंकि यहां पे एंटीजन आके बाइंड कर रहा है। इसी तरह इस वाले में भी एंटीजन आके बाइंड करेगा। क्या करेगा, हमारे पास बाइंड करेगा। तो ये जो वाई शेप्ड है, ये जो हमारे पास एंटीबॉडी ऐसे है, उसमें ये एक हाथ मेरा ये और एक हाथ मेरा ये दोनों जो है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। ये दोनों क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। तो याद रखना, जितनी भी एंटीबॉडीज हैं, वैसे एंटीबॉडीज की पहले मैं क्लासेस, आमतौर पर हमारी एंटीबॉडीज को 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। हमारे अंदर
5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज हैं। मैं उनके नाम लिख देता हूं, किसी चीज के डीप में नहीं जा रहे, लेकिन 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको इन शॉर्ट तुम लोग याद रखोगे गेम से, GAMED, गेम्ड। 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज हैं। कौन कौन से एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज की क्लासेस को IG से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब IG इम्यूनोग्लोबुलिन। IG का मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोबिन G मलिक एंटीबॉडी, उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन A ग्रुप, इम्यूनोग्लोबिन M ग्रुप, इम्यूनोग्लोबिन E ग्रुप और इम्यूनोग्लोबिन G ग्रुप, D ग्रुप। कौन सा वाला ग्रुप? D ग्रुप। ये 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज है। बुक में अगर फर्स्ट ईयर में नहीं लिखी तो वैसे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए याद कर रहा हूं, मुश्किल नहीं है। गेम GAMED, गेम से याद रखोगे तो आसानी से हो जाएगी। इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन E और इम्यूनोग्लोबिन D। अब इसको मैं बता क्यों रहा था? बताने का मकसद ये है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज, उसमें कुछ पोर्शन जो है वो कांस्टेंट होगा। कुछ पोर्शन क्या है? कांस्टेंट होगा। जैसे IgG को मैं ले लेता हूं तो इसमें कुछ पोर्शन हमारे एंटीबॉडी का कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह अगर IgA को मैं उठा लेता हूं तो उसका कुछ पोर्शन कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह अगर IgM को उठा लेता हूं तो उसका भी कुछ पोर्शन हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अब अगर बिलफर्ज में IgG बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? हमारे पास जो ग्रुप है वो IgG है, तो IgG में भी 2 पोर्शंस होंगे, 2 रीजन्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक रीजन हमारे पास होता है वेरिएबल रीजन। कौन से वाला रीजन? वेरिएबल रीजन। दूसरा हमारे पास होता है कांस्टेंट रीजन। कौन सा वाला? कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन का मतलब क्या है कि ये देखो हमारे पास ये प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। तो इस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स का कुछ पोर्शन जितने भी IgG एंटीबॉडीज हैं उनमें कांस्टेंट रहेगा, और कुछ पोर्शन जो है वो हर एंटीबॉडी का चेंज होगा। हर एंटीबॉडी का क्या होगा? चेंज होगा। बिलफर्ज एक एंटीबॉडी ये है, इसने हमारे पास इस तरह का हमारे एक एंटीजन है उसके साथ बाइंड किया हुआ। अब अगर IgG के एक और एंटीबॉडी मैं उठाता हूं, यहां पे क्या करता हूं? IgG की एक और एंटीबॉडी उठाता हूं ऐसे, ठीक है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये भी IgG है, एक और ही एंटीबॉडी है, लेकिन ये जो एंटीबॉडी है अगर इसका ये जगह वेरिएट कर रही है, क्या कर रही है? वेरिएट कर रही है, ये जो वेरिएबल पोर्शन है वो चेंज हो रहा है, तो ये इस वाले एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। इसको बाइंडिंग के लिए कुछ इस तरह का एंटीजन जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, यहां पर भी और यहां पर भी कुछ इस तरह का अगर एंटीजन आता है तो उसके लिए ये एंटीबॉडी है। बाकी सेम वही सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड्स का, लेकिन जो वेरिएबल रीजन है, ये जो हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट है, वो हर एंटीबॉडी की वेरिएट करेगी, हर एंटीबॉडी की वो चेंज होगी। तो ये रीजन हमारे पास हर एंटीबॉडी का चेंज होगा, जबकि ये जो बाकी रीजन है ये हर एंटीबॉडी का एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिहाज से वो सेम होगा। वो क्या होगा? सेम होगा। मतलब जितनी भी IgG की एंटीबॉडीज उठाओगे उसका ये वाला रीजन सेम होगा, और ये रीजन हर एंटीबॉडी का डिफरेंट होगा, हर एंटीबॉडी का डिफरेंट होगा। तो जो एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि एक एंटीबॉडी एक खास किस्म के एंटीजन को क्या के साथ बाइंड करेगा, वो किसकी वजह से वेरिएशन होती है? वो इस एंटीजन बाइंडिंग साइट की वजह से या वेरिएबल रीजन की वजह से वो वेरिएशन होती है। तो IgG के कांस्टेंट पोर्शन सारों का सेम होगा। इसी तरह IgM का कांस्टेंट पोर्शन जितने भी IgM एंटीबॉडीज हैं उनका सेम होगा। चेंज कहां पे आएगा? चेंज आएगा हमारे पास वेरिएबल रीजन में। किस वाली जगह पे चेंज आएगा हमारे पास? वेरिएबल रीजन में। तो अब इस बात को थोड़ा सा हम और मजीद स्पेसिफाई करेंगे कि वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन कहां से। ठीक है, तो आगे ये हमारे पास ये आर्म्स होते हैं, ये एंटीबॉडी के आर्म्स होते हैं, और ये हमारे पास उसकी टेल होती है। तो ये जो हमारे पास एंटीबॉडी है उसका ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इससे आगे ये सारा रीजन वेरिएबल है। ये क्या हमारे पास है? वेरिएबल है। इसी तरह यहां से ये वाला सारा रीजन क्या है? वेरिएबल है।
और इसके अलावा जितना रीजन है वो हमारे पास कांस्टेंट रीजन होगा। ये रीजन सारा क्या है हमारे पास, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये लाइट चेन का ये पार्ट हो, चाहे लाइट चेन का ये पार्ट हो, ये हमारे पास कांस्टेंट डोमेन्स होंगी, कांस्टेंट रीजन होगा हमारे पास। क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट रीजन होगा। अब अगर वेरिएबल रीजन पे आते हैं तो वेरिएबल रीजन के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो वेरिएट करता है। उसमें एक पोर्शन वेरिएबल रीजन के अंदर एक पोर्शन होगा हैवी चेन का, एक पोर्शन क्या है हमारे पास, एक हिस्सा हैवी चेन का है और एक हिस्सा हमारे पास लाइट चेन का है। किसका है, लाइट चेन का। ये टोटल मिलके एक वेरिएबल रीजन बना रहे हैं ना, टोटल मिलके इसको वेरिएबल रीजन बोलेंगे। उसके अंदर एक पार्ट होता है हमारे पास हैवी चेन का और एक पार्ट होता है हमारे पास लाइट चेन का। तो जो हैवी चेन का पार्ट होता है उसको बोलेंगे हम वेरिएबल हैवी चेन, वेरिएबल हैवी चेन। और जो लाइट चेन का पार्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास, वेरिएबल लाइट चेन। तो एक है हमारे पास वेरिएबल लाइट चेन और एक हमारे पास वेरिएबल हैवी चेन, वो मिलके क्या बनाएंगे, वो मिलके हमारे पास वेरिएबल रीजन बनाएंगे। मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, वेरिएबल रीजन बनाएंगे। इसी तरीके से बाकी ये जो हमारे पास हैवी चेन का सारा पार्ट ये वाला, और हैवी चेन का ये वाला सारा पार्ट, फिर लाइट चेन का ये वाला पार्ट और लाइट चेन का ये वाला पार्ट, ये कांस्टेंट रीजन बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, कांस्टेंट रीजन बनाएंगे। जैसे कि अगर ये वाला डोमेन है, इस डोमेन को मैं कंसीडर कर लेता हूं तो इसको मैं लिखूंगा कांस्टेंट हैवी चेन 1। इसी तरह ये भी कांस्टेंट हैवी चेन 1 है, CH1 जिस तरह कहेंगे। फिर ये वाला एक रीजन इस तरह आ जाएगा कांस्टेंट हैवी चेन 2। इसी तरह ये वाला रीजन आ जाएगा एक और कांस्टेंट हैवी चेन 3 और एक इस तरह और आ जाएगा कांस्टेंट हैवी चेन 4। हालांकि अगर IgM को बना रहे तो जो CH4 है वो नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं कि ये डिफरेंट डोमेन्स हैं। एक डोमेन हमारे पास ये वाली है, ठीक है, और एक डोमेन हमारे पास ये वाली है। अगर लाइट चेन की हम बात करते हैं तो एक डोमेन हमारे पास ये वाला है और एक डोमेन हमारे पास ये वाला है। ये जो डोमेन है इसको बोलेंगे वेरिएबल लाइट चेन या लाइट डोमेन। इसी तरह ये जो डोमेन है, इसी तरह हमारे पास ये जो डोमेन है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो डोमेन है हमारे पास, एक ये है एक ये है। अब यहां से अगर इसको मैं मिटा देता हूं तो ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो दो तरह के डोमेन्स बन गए, ठीक है। एक डोमेन ये वाला है जिसमें हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल लाइट चेन का। एक डोमेन हमारे पास ये वाला है हैवी चेन का वेरिएबल। अब ये जो डोमेन है लाइट चेन का कांस्टेंट डोमेन है, ये वाला डोमेन जो है वो हैवी चेन का कांस्टेंट डोमेन है। अगले भी सारे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट डोमेन है। तो इस तरीके से जो दो डोमेन्स के आपस में भी जो बाइंडिंग हुई होती है वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, याद रखना। तो हम आते हैं अपने पुराने वाले स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ये बड़ा गंदा दिखता है। तो पुराने वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, ये एक हैवी चेन थी और इसके साथ ये एक लाइट चेन है, उन दोनों के दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिजेस थे और इसका एक पोर्शन वेरिएबल पोर्शन था, बाकी सारा इसका कांस्टेंट पोर्शन था। तो होप सो कि ये चीज समझ आ रही है कि वेरिएबल पोर्शन वो वाला पोर्शन होगा जो कि हर एंटीबॉडी का तब्दील हो रहा होता है। उसमें जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो हर बॉडी के तब्दील हो रहे होते हैं, हर बॉडी के चेंज हो रहे होते हैं। जबकि कांस्टेंट पोर्शन में जितने भी एंटीबॉडीज एक स्पेसिफिक क्लास से ताल्लुक रखते हैं उन सब का जो कांस्टेंट पोर्शन है वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया, क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा। तो ये तो था हमारे पास एक आम टिपिकल एंटीबॉडी कि एक आम टिपिकल एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड्स होती हैं, 2 पेप्टाइड्स हैवी चेन्स होती हैं। ये क्या है, इसको मैं लिख लेता हूं, किधर गया, 2 चेन हमारे पास हैवी चेन्स होती हैं, एक ये वाला हैवी चेन, ठीक है, और एक ये वाला हैवी चेन। इसी तरीके से 2 लाइट चेन्स होती हैं, एक ये वाला लाइट चेन है और एक हमारे पास ये वाला लाइट चेन है। फिर वो 4 पेप्टाइड्स में भी
ये जो वाई आर्म्स के जो मतलब बाजू है इसके, ये जो आर्म्स हैं, इसके सिरों पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जहां पे एंटीजन आके बाइंड करता है, और वो रीजन हमारे पास वेरिएबल रीजन कहलाता है, जबकि बाकी जो रीजन है वो हमारे पास कांस्टेंट रीजन है। वो क्या है हमारे पास? कांस्टेंट रीजन है। इतनी बातें अभी तक हमने देख ली, और एक बात यह है कि जो आपस में चेन्स हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? डाइसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा इसको मजीद कंप्लेक्स करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं? मजीद कंप्लेक्स करते हैं। और मजीद कंप्लेक्शन किस तरह हम लेकर जाएंगे कि दोबारा से हम एक एंटीबॉडी कंसीडर करेंगे, और उस एंटीबॉडी के साथ क्या करने वाले हैं वो देखो। ये है हमारे पास, एक ही हमारे पास एक एंटीबॉडी, ठीक है, दो हैवी चेन्स उसके हो गई और दो उसकी लाइट चेन्स हो गई। क्या हो गई? लाइट चेन्स हो गई। आपस में ये जुड़े हुए थे ड्यू टू सल्फाइड ब्रिजेस या सल्फाइड बॉन्ड्स। ये आपस में सल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हुए, यहां पर भी सल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हो, यहां पर भी ये सल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हुए हैं। क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। एंटीजन जो है वो कहां पे आके बाइंड कर लेता है? वो आके बाइंड करेगा एंटीजन बाइंडिंग साइट पे, मतलब आर्म्स के करीब, जो कि वेरिएबल रीजन बनेगा। जो कि क्या बनेगा? वेरिएबल रीजन बनेगा। जबकि दूसरे साइड पे भी एक एंटीजन आके बाइंड कर सकता है। और याद रखना ये साइड और ये साइड सेम होगी, ये नहीं कि यहां पे डिफरेंट एंटीजन आएगा, वहां पे डिफरेंट एंटीजन आएगा। जो एंटीजन यहां आ सकता है वही एंटीजन वहां भी आ सकता है। तो ये जो हमारे पास पोर्शन है वो वेरिएबल पोर्शन है जहां पे एंटीजन बाइंड करता है, जहां पे एंटीजन बाइंड करता है। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें मुख्तलिफ डोमेन्स है, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द रीजन है जिसको हम कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। यहां पे क्या क्या हो सकता है? यहां पे बिलफर्ज एक डोमेन इधर है, एक डोमेन इधर है, ये एक डोमेन है ऐसे, और एक डोमेन यार मतलब रिसेप्टर साइट्स ऐसे हैं। तो जो कंप्लीमेंट सिस्टम है हमारा, क्या है हमारे पास? जो कंप्लीमेंट सिस्टम है वो आके बाइंड करता है कांस्टेंट रीजन पर। जो कंप्लीमेंट सिस्टम है वो आके बाइंड कहां करेगा? कांस्टेंट रीजन पे। ये बात याद रखना। एंटीजन जो है कंप्लीमेंट, एंटीजन हमारे पास वेरिएबल रीजन पे जाके बाइंड करता है। कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो हमारे पास कहां पे बाइंड करेगा? कांस्टेंट रीजन पे बाइंड करेगा, डोमेन पे बाइंड करेगा। इसी तरीके से जो मैक्रोफेजेस हैं, क्या है हमारे पास? जो मैक्रोफेजेस हैं, जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं, उनके लिए बाइंडिंग साइट जो है वो भी कांस्टेंट रीजन होगी। वो भी क्या होगी? कांस्टेंट रीजन होगी। तो कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो भी कांस्टेंट रीजन ऑफ द एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। इसी तरह मैक्रोफेजेस जो हैं वो भी किसके साथ बाइंड करेंगे? कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट रीजन के साथ बाइंड करेंगे। उनमें डोमेन जो रिसेप्टर्स हैं मैक्रोफेजेस के वो भी कांस्टेंट रीजन में है। जो कंप्लीमेंट सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं वो भी हमारे पास कहां पर है? वो भी हमारे पास एफसी रीजन पे है। इस तरीके से हमारे पास जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जब यहां पे एंटीजन बाइंड करता है और यहां पे एंटीजन बाइंड करता है, तो इसकी वजह से हमारा जो कांस्टेंट पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी है वो एक्टिवेट होता है, और वो अपनी साइट्स कंप्लीमेंट के लिए भी ओपन कर देता है, और वो अपनी साइट्स मैक्रोफेजेस के लिए भी ओपन कर देता है, जिसको बाद में किसी भी बैक्टीरिया को मारा जाता है ड्यू टू मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स या फिर कंप्लीमेंट सिस्टम के जरिए मारा जाता है।